क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स और आज की क्लास में सिर्फ IGCSE वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हेड टू टेल रूल अप्लाई करूँगा और इन दो वेक्टर्स की एडिशन करने जा रहा हूँ और इसको एडिशन करने के लिए इन्होंने ख़ुद कहा है कि आपने स्केल वेक्टर डायग्राम यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको स्केल मेंशन करना होगा। स्केल का मतलब होता है कि आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ को वेक्टर की कितनी मैग्नीट्यूड के बराबर एज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। देन ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर 4 किलो न्यूटन बन जाएगा और 6 सेंटीमीटर 6 किलो न्यूटन बन जाएगा। तो ये हमने स्केल डिसाइड कर लिया। अब हेड टू टेल रूल में आ जाइए। इस हेड टू टेल रूल में अगर आप देखें तो 4 किलो न्यूटन का वेक्टर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा हॉरिजेंटल और इसका एरो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ड्रॉ कीजिएगा। और 6 किलो न्यूटन का वेक्टर 6 सेंटीमीटर के बराबर है वर्टिकली अपवर्ड। तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में एक 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो 6 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर फोर्स नंबर 1, 6 सेंटीमीटर फोर्स नंबर 2 और आप गौर कीजिए फर्स्ट वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मैंने ज्वाइन किया है। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की ख़ास बात ये होती है कि हेड को हेड से मिलाते हैं और टेल को टेल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के बाद फिर मेजर कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि इस वक्त मैं स्केल डायग्राम तो बना नहीं सकता इस टैप के ऊपर, तो मैंने अंदाजे से सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा रिज़ल्ट कितने सेंटीमीटर का आएगा, तो देखिए अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हों तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे 52 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये रिज़ल्ट तकरीबन 7.1 या 7.2 सेंटीमीटर आएगा। तो इस चीज़ को आप ड्रॉ करके क्रॉस चेक कर सकेंगे कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है, बट आई थिंक इट शुड बी 7.1 सेंटीमीटर। पर यह आंसर नहीं होगा, आंसर आपको इसी स्केल के अकॉर्डिंगली वापस करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल बड़ा सिंपल है, तो इसलिए 7.1 सेंटीमीटर 7.1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो ये तो मैंने आपको एक इतना आसान सवाल करा दिया जैसे कि GCE वाले बच्चों को भी करा चुका हूँ मैं 5054 में, लेकिन 0625 में इतने आसान क्वेश्चन कभी आते हैं, तो उसमें से ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन आइए आपको एक और मुश्किल क्वेश्चन दिखाते हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2015 की पेपर का। इस क्वेश्चन में ख़ास बात क्या है? तो इस क्वेश्चन में ख़ास बात जनाब ये है कि इन्होंने आपको ये बता रहे हैं कि रिवर में पानी फ़्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये रिवर करंट की डायरेक्शन है और बोट का इंजन इस डायरेक्शन में बोट को ड्राइव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में। और जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और हेड टू टेल रूल से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है जनाब, इस रिवर के बैंक के साथ 90 डिग्री पर है, राइट एंगल पर है। तो पक्की बात है जनाब कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह डायरेक्शन में आएगा। तो अभी मैंने रफ़ डायग्राम बनाई है, ठीक है जनाब। इस रफ़ डायग्राम में मैं कह सकता हूँ कि जो रिवर करंट है इसको मैंने वेक्टर ए कह दिया, जो इंजन की फोर्स है इसको मैंने बी कह दिया और जो रिजल्टेंट है इसको मैंने आर कह दिया। तो यूजुअली मैंने जितने आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ उसमें वी आर गिवन वेक्टर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट देयर रिजल्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी अजीब सी बात है, रिजल्टेंट खुद बता दिया, रिजल्टेंट खुद गिवन है, इट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसमें से जो फोर्स फ्रॉम रिवर करंट आ रही है, तो याद है रिवर करंट की फ़ोर्स को मैंने ए का नाम दिया था, तो आप समझ लीजिए कि ए वाला वेक्टर उन्होंने खुद ड्रॉ करके दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, ये जो ड्रॉ करके दिया हुआ है वेक्टर, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड उन्होंने खुद गिवन है कि जो रिवर करंट है उस रिवर करंट की जो मैग्नीट्यूड है ये गिवन है जनाब कि रिवर करंट 80 किलो न्यूटन का है। रिवर करंट 80 किलो न्यूटन का है, 80 किलो न्यूटन, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर करंट। और इस 80 किलो न्यूटन को आप
रूलर से इस वेक्टर की लेंथ मेजर कीजिएगा। ये आपको गिवन है, ये पेपर में गिवन है, आप इसकी लेंथ मेजर कीजिएगा। मैंने प्रिंटेड फॉर्म में इसकी लेंथ मेजर की है, दिस लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ख़ुद बताइए, अगर 4 सेंटीमीटर 80 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लीजिए, इट विल बी द स्केल। तो इस डायग्राम का स्केल बना कि 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब आ जाइए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को कराने से पहले ज़रा मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि जब कभी हम वेक्टर की एडिशन करते हैं तो जितने भी वेक्टर्स आपस में हम ज्वाइन कराते हैं उन तमाम वेक्टर्स को हेड और टेल से ज्वाइन कराते हैं, ठीक है जनाब। लेकिन जो उनका रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हमेशा ऐसा बनाते हैं कि उसकी हेड से मिली हो और टेल से मिली हो। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो अभी मैंने एज्यूम की है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट इस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको रिजल्टेंट पहले से गिवन है, रिजल्टेंट पहले से गिवन है, ठीक है जनाब। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी आपने बनाना है। तो क्वेश्चन के अंदर खुद कह रहे हैं कि कंप्लीट द वेक्टर ट्राइंगल। इस वेक्टर डायग्राम को, वेक्टर ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए। तो वेक्टर ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर ए ये रिवर करंट की डायरेक्शन थी, वेक्टर बी ये बोट इंजन की फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है जनाब, इंजन की फोर्स की डायरेक्शन है। और क्वेश्चन यही है कि बताइए कि जो इंजन है वो इंजन कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। किस चीज़ की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है? इंजन के फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इस ग्रीन वाली लाइन की लेंथ को मेजर कीजिएगा। जब आप इसे मेजर करेंगे तो आप देखिएगा कि ये वाली लाइन की लेंथ आएगी आपकी 11.7 सेंटीमीटर। ये ड्राइंग करके आएगी जनाब, ठीक है जनाब। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे स्टैंडर्ड बनाया है क्योंकि ये गिवन है, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 80 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ से मैं स्केल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। स्केल हमें मिल चुका है 1 सेंटीमीटर 20 किलो न्यूटन के बराबर है। इसलिए जो आपने ग्रीन वाला वेक्टर ड्रॉ किया है, अगर ये ग्रीन वाला वेक्टर 11.7 सेंटीमीटर के बराबर है तो आप इसकी मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 234 किलो न्यूटन, क्योंकि इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो इंजन की फोर्स 234 किलो न्यूटन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ख़ास बात क्या है कि सर हम लोग पहले जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें वेक्टर्स गिवन होते थे, रिजल्टेंट मालूम करते थे। इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट उसने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, एक वेक्टर उसने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कराया है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। उसकी लेंथ मेजर की है, लेंथ इज़ 11.7 सेंटीमीटर। और जब ये भी हो गया तो उसमें क्वेश्चन में एक और बात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जनाब डायरेक्शन बताइए। किस चीज़ की डायरेक्शन बताना है? इंजन की फोर्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब होता है सर एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए जनाब आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए और प्रोटेक्टर रखकर इस वाले एंगल को मेजर कर लीजिए। जब आप प्रोटेक्टर से इस वाले एंगल को मेजर करते हैं तो ये वाला एंगल 70 डिग्री आ जाता है, ठीक। और आप हंसी खुशी इसका आंसर 70 डिग्री लिख देते हैं कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 234 किलो न्यूटन है, ठीक। और इसको 2SF में लिख दें तो 230 किलो न्यूटन है और इसका एंगल 70 डिग्री आ रहा है। पर ये 70 डिग्री आंसर अगर मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? सर हमेशा जब कभी एंगल बताना हो तो दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान एंगल स्टैंडर्ड माना जाता है। दोनों वेक्टर की टेल्स के दरमियान एंगल बताया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए एक वेक्टर की हेड आ रही है और ग्रीन वाले की टेल आ रही है, तो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। तो क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि इसी वेक्टर को आप एक्सटेंड करोगे, इसी वेक्टर को आप एक्सटेंड करोगे। और जब आप वेक्टर को एक्सटेंड कर लोगे तो अब आप ये वाला एंगल मेजर करोगे। तो ये वाला एंगल दोनों की टेल्स के दरमियान का एंगल है, और अगर दोनों की टेल्स के दरमियान का एंगल है तो इस एंगल को लिखा जाएगा 110 डिग्री। तो ये एंगल अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम होगा। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है, वीडियो बना के दे रहा हूँ इसीलिए कि आप इसको 2 दफ़ा देखिए, 3 दफ़ा देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। लेकिन ड्राइंग करके, अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे दिमाग में नहीं बैठेगा। पहले ड्रॉ कीजिए
ड्रॉ करके फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने एलिफेंट वाला कराया जो कंपैरेटिवली आसान था, दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया जो इससे मुश्किल था, लेकिन जनाब सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये वाला है, और ये क्वेश्चन आया है 2019 में, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और अगर ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत मुश्किल। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले मैं एक रफ़ शीट के ऊपर जाकर एक बात समझाऊंगा, उस बात को समझाने के बाद इस क्वेश्चन में फिर मैं आपको वापस लेकर आ सकूँगा। तो चले पहले रफ़ शीट में एक बात समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ। इस रफ़ शीट पे देखिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर नंबर 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर नंबर 2 है, और जो वेक्टर्स हैं इनके मैंने नाम रख लिए ए और बी। ठीक है ना। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना चाहता हूँ। अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना है तो उसका एक प्रोसीजर ये है कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना, वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन कर दीजिए। तो अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आप गौर कीजिएगा, ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया है, और जब मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर चुका तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक, ये इतना अच्छा मैं ज्वाइन नहीं करवा पा रहा, लेकिन ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना, अब ये रिजल्टेंट है, और ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया है ये मैंने बाय हेड टू टेल रूल बनाया है, जिसके अंदर मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किए। अच्छा, कुछ टीचर कहते हैं ट्रायंगल कंप्लीट करने के बजाय ज़्यादा अच्छा ये है कि बी के पैरेलल बी बनाए, इसी तरह ए के पैरेलल ए बना दें। अगर आप ए के पैरेलल ए बना देते हैं तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, डायगोनल एक्चुअली दिस डायगोनल इज़ द रिजल्टेंट, ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट है। और इस डायगोनल के जब रिजल्टेंट को आप ड्रॉ कर लें तो आपको याद होगा एंगल प्रॉपर्टीज़ आपको मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, और उन एंगल प्रॉपर्टी में हम आपको ये बताते हैं कि जितना एंगल यहाँ बनता है उसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ बन रहा होता है। ठीक है जनाब, और बिल्कुल इसी तरह जितना एंगल यहाँ बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैंने बीटा कह दिया तो उतना ही एंगल यहाँ पे बीटा बन रहा होगा। ठीक, और अगर मैं टोटल एंगल कहूँ तो जितना टोटल एंगल यहाँ बनेगा उतना ही टोटल एंगल यहाँ बन रहा होगा। तो ये सारी वो एंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैथमेटिक्स वाले पढ़ाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे एक हल्का सा आपको उसका एक रिवीजन दे दिया। अगर आप ये वाली बातें समझ लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिलेगी। एक और आखिरी बात समझाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो पुलीज़ लगी हुई हों, ठीक है जनाब, ये फॉर एग्ज़ाम्पल दो छोटी छोटी पुलीज़ हैं, और इन दोनों पुलिस के ऊपर एक स्ट्रिंग मैंने पास कराया है, और इस स्ट्रिंग को मैंने पास कराने के बाद इस स्ट्रिंग के ऊपर, और इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये दो मैंने आपके सामने पुली बनाई हुई है, और दो पुलिस बनाकर इसके साथ जो मैंने एक लोड बेटा इधर हैंग कर दिया, एक लोड इधर हैंग कर दिया, एक लोड इधर हैंग कर दिया, तो इन दोनों लोड की वजह से लोड नंबर 1, लोड नंबर 2, इन दोनों रस्सियों में टेंशन पैदा हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल ये दोनों लोड बराबर है, अगर ये दोनों लोड बराबर हैं तो दोनों टेंशन भी बराबर होंगे, और इन दोनों टेंशन को एक तीसरा लोड काउंटर कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, एंड इट विल बी रिजल्टेंट। ठीक, ये मैं अगले क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई फालतू नॉलेज नहीं दे रहा, ख्याल रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है जनाब, ये एक पुली है, ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग मैंने पास कराई हुई है, ये जो स्ट्रिंग मैंने पास कराई है ये स्ट्रिंग जनाब रेड कलर की है। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर दो लोड हैंग किए हुए, और ये दोनों लोड इक्वल मैग्नीट्यूड के, लिहाजा टेंशन इक्वली होगी। इस टेंशन को काउंटर कर रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड। और ठीक है जनाब, और जब ये सारी की सारी बात समझ में आ गई तो अब ज़रा यूँ समझिएगा कि ये वाला टेंशन ये फर्स्ट वेक्टर है, ये वाला टेंशन ये दूसरा वेक्टर है, और ये आर इन दोनों का रिजल्टेंट है। और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा इस रिजल्टेंट को मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँगा। ऊपर की तरफ ड्रॉ करने की वजह ये होगी ताकि मैं ऊपर इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकूं या ट्रायंगल कंप्लीट कर सकूं। और जो बात अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाई है बिल्कुल इसी तरह देखिएगा मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन दोनों को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनाऊँगा। पैरेललोग्राम बना के जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंगल बन रहा है 45, तो आप देखिएगा यहाँ पे भी एंगल 45 बनेगा। अगर यहाँ एंगल 45 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल 45 बनेगा। तो मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, लेकिन इसको भाई दिमाग में बिठाइएगा ताकि मैं सवाल समझा सकूं, वरना क्वेश्चन इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल है पर 2019 है तो आपको लाजमी आना चाहिए। आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए जनाब, ये है हमारा मेन क्वेश्चन, मार्च 2019, पेपर 42, IGCSE। GCE वाले बच्चे बेटा इसको समझने की कोशिश ना करें, ये आपके ए लेवल के स्टैंडर्ड में आता है GCE में। अच्छा खैर जनाब, इस क्वेश्चन के अंदर कह ये रहे कि आप देखिए कि इसके अंदर दो टेंशन आपको नज़र आ रही हैं, दोनों टेंशन इक्वल है, दोनों टेंशन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है जनाब, और इसे एक 360 न्यूटन के वेट के साथ काउंटर किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नीचे पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर जो बातें कह रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जनाब ये कह रहे हैं कि आपने जो नीचे स्पेस दी गई है नीचे, उसके अंदर टेंशन टी को ड्रॉ करना है वेक्टर डायग्राम से, और फिर आपने स्ट्रेट द स्केल भी करना है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो आपने वेक्टर डायग्राम से ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं नीचे ऊपर सॉल्व करूँगा और नीचे इतनी स्पेसिंग भी मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं चलिए कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने की, ऑल्दो कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली इट इज़ द डॉटेड लाइन जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, ये उस हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जनाब। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बाद में यूज़ करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है कि टेंशन का एक वेक्टर है जो राइट हैंड साइड के ऊपर बना हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है मुझे नहीं पता, वो तो मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन क्वेश्चन में ये मुझे पता है कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह लेफ़्ट साइड के ऊपर भी एक टेंशन का वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में मुझे इतना पता है कि ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, सिर्फ 45 डिग्री पता है। अच्छा जी, 360 न्यूटन का वेक्टर नीचे बना हुआ है, लेकिन इस 360 न्यूटन के वेक्टर के लिए आप भी यही वाला स्केल लीजिएगा और फिर अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 60 न्यूटन के बराबर एज्यूम कर लूँ तो ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर जो होगा वो 360 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रूलर से प्रॉपर मेजरिंग करते हुए एक 6 सेंटीमीटर का वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा बेटा, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, दिस हॉरिजॉन्टल रेड लाइन इज़ द रेफरेंस लाइन। इसकी लेंथ की कोई अहमियत नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल जस्ट ओनली। एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर वेक्टर, एंड दिस 6 सेंटीमीटर वेक्टर शुड बी ड्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि 360 न्यूटन का वेक्टर नीचे की तरफ है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ ताकि मैं क्लोज ट्रायंगल बना सकूँ। ये मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। अब बेटा ज़रा याद कीजिए कि जब मैं डायगोनल यहाँ बनाऊँगा और ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा, तो अभी मैंने आपको एक बात ऊपर समझा कर आया हूँ, उस वाली बात को ज़रा दिमाग में लाइएगा। ये मैं रफ़ डायग्राम बना रहा हूँ, रफ़ बना रहा हूँ, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि डायगोनल के साथ जितना एंगल यहाँ बनेगा, डायगोनल के साथ इस टेंशन का जितना एंगल यहाँ बनेगा, साफ नज़र आ रहा है 45 बनेगा, तो उतना एंगल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल आएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल आएगा। इस वाली बात को ज़रा जहन में रखिएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो अब आप क्या कीजिए कि इस वाली पोजीशन पर प्रोटेक्टर रखिए। ड्रॉ करे बगैर समझ में नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर रखिए, प्रोटेक्टर रखकर यहाँ 45 डिग्री पे मार्क लगाइए। इट मस्ट बी 45 डिग्री एक्यूरेट, इट शुड बी मस्ट 45 डिग्री, ठीक है जनाब। अभी तक मैंने 6 सेंटीमीटर की ये लाइन एक्यूरेट ड्रॉ की है। और दूसरी बात आपसे क्या कह रहा हूँ, प्रोटेक्टर रखकर यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बना दें। कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है मुझे नहीं पता, बट इट शुड बी 45 डिग्री एंगल। और मुझे लग रहा है वो मैंने 45 डिग्री इतना अच्छा मार्क नहीं किया हुआ, इसलिए मैं उसे इरेज कर रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ 45 डिग्री, ठीक है जी। 45 डिग्री के ऊपर ये मैंने लाइन बना दी, और अब 45 डिग्री पे लाइन बन जाए तो अब इस टेंशन वाली लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा। अब इसे एक्सटेंड कीजिएगा और एक्सटेंड करके दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस मार्क को मैंने ए लिख दिया, ठीक। वैसे ए और बी तो हमारे वेक्टर्स होते हैं, कुछ भी नाम इसका रख दें, पी मैंने नाम रख दिया, ठीक है जनाब। अब आप गौर कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ओरिजिन, दिस पॉइंट पी, एक्चुअली ओ से पी तक ये टेंशन का वेक्टर है, ठीक। और पी से इस पॉइंट क्यू को लिख रहा हूँ, ये भी टेंशन का वेक्टर है, एंड बोथ टेंशन वेक्टर्स आर इक्वल। आप देख लीजिएगा, अगर आपने ये 6 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाया है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का बनाया है, तो आप देख लीजिएगा कि ये जो टेंशन वाले दोनों वेक्टर हैं सर, ये टेंशन वाले दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के खुद ब खुद आएंगे। ये वाला टेंशन का वेक्टर
और ये वाला टेंशन का वेक्टर। देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन बनाई है तो जनाब ये जो टेंशन का वेक्टर है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसकी लेंथ और P से O तक की लेंथ इक्वल आएगी। अब ये लेंथ कितनी आना चाहिए, तो क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली खुद ड्रॉ करके देख चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि इसकी लेंथ आएगी, आप देखिएगा 4.1 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ भी आएगी 4.1 सेंटीमीटर। और अगर ये 4.1 सेंटीमीटर आ गई तो आपको याद है 1 सेंटीमीटर 60 न्यूटन के बराबर है। तो अगर आपकी लेंथ 4.1 सेंटीमीटर आ रही है तो यहाँ से आप इसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और आई थिंक इट शुड बी 250 न्यूटन। तो ये 250 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, ठीक। और आप चेक कर लीजिएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा। पर इन बातों की अहमियत नहीं है। मैंने जिस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया आपको वो क्या, कि जनाब एक तो ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर की बनाना, दूसरी बात ये वाला एंगल 45 डिग्री का बनाना। बाकी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ये वाली लेंथ मेजर करनी है, ये वाली लेंथ मेजर करनी है, ये खुद ब खुद 4.1 सेंटीमीटर आएगी। इस 4.1 सेंटीमीटर को स्केल से आप सॉल्व करोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा, सॉरी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था स्केल मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर 60 न्यूटन के बराबर है, और टेंशन आपकी आएगी 250 न्यूटन। इट इज़ अ 5 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग वेक्टर डायग्राम बनाइए, डायग्राम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कीजिए। उसके बाद जब मैं लाइव क्लास करूँगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये सवाल दोबारा समझा दूँगा, लेकिन पहले एटलीस्ट इसको एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।